बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूनी मुहाफिज। जिंदगी हादसात का नाम है, मगर कुछ हादसात इंतहाई गैर मामूली होते हैं जिनके असरात तादेर जिंदगी को तहवाला करके रखते हैं। जिंदगी की रंगीनियों से भरपूर एक फितनागर लड़की का माजरा। मुसन्निफ अमजद रईस। कार की आड़ लेने वाला भी चिल्लाया था। कोल गेट में था। दो नए आदमी दरवाजे में थे। एक ने गन निकाली और कोल ने उसके सीने में गोली उतार दी। हंगामे का आगाज था। पाइक के जहन के एक गोशे में लारकन बैठी थी। दूसरे आदमी ने मरते हुए साथी के पीछे दरवाजा कर लिया। पाइक जानता था कि उसे बेडरूम में होना चाहिए। बटफ्लैन गेट के करीब नजर आया। कोल ने टांगे फैलाकर गन दोनों हाथों में ले ली। वो कार की आड़ में आदमी के सर पर था, जो घुटनों के बल खड़ा था। फिर उसने हाथ ऊंचे कर दिए। पाइक बेडरूम की तरफ भागा। वाहिंश के पास दो रास्ते थे। पहला यह कि मगवी यानी लारकन को गोली मार दे। दूसरा रास्ता फरार का था। वाहिंश बेखबर था कि कितने आदमी मकान पर हैं। क्या उसे घेर लिया गया है? क्या पुलिस भी है? अगर वो रुकता है तो ट्रैप हो जाएगा। उसके लिए बेहतरीन चॉइस थी कि निकल जाए, पड़ोस में जाए, कार चुराई या छीने और सलामती की दुआ करे। बुरी चॉइस थी, लेकिन फिलहाल यही बेहतर था। पाइक तेज हवा के झोंके की तरह गया और फायरिंग की आवाज सुनी। एक फायर का मतलब था कि लारकन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन एक से ज्यादा शॉट्स उम्मीद अफजा थे। वो दाखिली दरवाजे की सिमत में फायरिंग कर रहे थे। इसका मतलब उन्होंने फरार होने का फैसला किया था। पाइक को यकीन हो गया कि वाहिंश लारकन को नहीं मारेगा। वही इसकी उम्मीद थी। सिचुएशन से वो लाइल्म था। राह फरार यकीन होते ही वो बार्कले को सजा देने के लिए लारकन को खत्म कर देगा। खिड़की में शीशे का एक पर्ट स्लाइड हुआ और दराज कामत बाहर को कूदा। फिर लारकन को बाहर धकेला गया। आखिर में वाहिंश निकला। उसके पीछे एक और पस्ताकत नजर आया, जिसने सर पर रुमाल जैसी चीज लिपटी हुई थी। कोल इस असना में मकान की दूसरी जानिब से घूमकर आया। पस्ताकत और कोल के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। बटफ्लैन ने अंदर से स्लाइडिंग गिलास डोर एक तरफ किया। गन उसके हाथ में थी। पाइक ने भागते हुए दूसरी गन भी निकाल ली। पुलिस! वो चिल्लाया। पस्ताकत ने रुख फेरा और पाइक ने गोली उसके सर में उतार दी। वाहिंश ने लारकन को अपने सामने जकड़ लिया। दराज कामत भी वाहिंश के करीब था। उसने दोनों तरफ फायरिंग की, बटफ्लैन और कोल की जानिब। बदहवासी में चलाई गोलियों ने कोई नतीजा पेश नहीं किया। वैसे भी बटफ्लैन अंदर था। उसे पाइक को निशाना बनाना चाहिए था। बटफ्लैन उन्हें हथियार डालने के लिए कह रहा था। दराज कामत ने पहलू बदलकर पाइक का रुख किया। पाइक ने बआसानी उसका सर खोल दिया। वो वजनी बोरी की तरह गिर पड़ा। मेरी बेटी को छोड़ दो! बार्कले भी अंदर आया। वो चीख रहा था। बटफ्लैन ने उसे धकेलकर पीछे किया। वाहिंश ने गन निकालकर लारकन की गर्दन पर रख दी। बटफ्लैन मुतवातिर हथियार डालने के लिए कह रहा था। पाइक ने एक गन गिरा दी। पाइक के दाएं हाथ वाली गन की आंख वाहिंश की आंख पर थी। आंख से आंख मिली। आंख और गन एक वजूद में ढल गई। पाइक ने इसकी आंख का तासुर पढ़ लिया था। डेड मैन, पाइक ने यकीन से कहा। दूर से सायरन की आवाज उभरी। मार के मरूंगा! वाहिंश उनमें से नहीं था। पाइक लारकन को नहीं देख रहा था। उसकी निगाह से वाहिंश की आंख पर थी। वो लारकन को देखता तो वो पाइक का खौफ पढ़ लेती। खौफ उसके अंदर था, अपने लिए नहीं, उसके लिए। वही पढ़ सकती थी। छोड़ दो, कोई रास्ता नहीं है, पाइक ने कहा। मार दूंगा, वाहिंश बोला। मार दो, पाइक ने जवाबन कहा। इन दोनों के पीछे पाइक ने कोल को देखा, लेकिन बराह रास्त वो सिर्फ वाहिंश को घूर रहा था। वाहिंश ने गन फेंक दी। सरेंडर, वो बोला। बटफ्लैन ने मखसूस हिदायत देना शुरू कर दी, जो पुलिस सर्विस के दौरान पाइक अनगिनत बार सुन चुका था। हाथ ऊपर करो, सर पर रख लो, हाथों की उंगलियां एक दूसरे के अंदर डालो। वाहिंश ने ऐसा ही किया। लारकन बेहरकत थी, ना पाइक ने हरकत की। वो बोला, डैडी के पास जाओ। लारकन ने पाइक की तरफ कदम बढ़ा दे। डैडी को देखो। वो रुक गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अंदर से बार्कले की आवाज आई। लारकन बाप की तरफ भागी। बट और बार्कले बाहर आ गए। पाइक लारकन और वाहिंश के दरमियान आ गया। गन की आंख मुस्तकिल वाहिंश को घूर रही थी। जो, तुम नहीं मारोगे, बटफ्लैन ने कहा। जो! और पाइक ने ट्रिगर पर दबाव बढ़ा दिया। जैसे गुब्बारा फटने की आवाज आई और वाहिंश मुंह के बल गिरा। कोल ने तीनों के मरने का यकीन किया और इनके हथियार समेट लिए। बटफ्लैन तकता रह गया। उसका चेहरा उतर गया था। बार्कले ने बेटी को लिपटाया हुआ था। पाइक मुड़ा। उसने बार्कले को रोते हुए देखा।
बिलेनियर के आंसू भी आम आदमी के आंसुओं की मानंद थे। मान लार्कन पलटकर पाइक की तरफ भागी और लिपट गई। पाइक ने अपनी थोड़ी इसके सर पर टिका दी। कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, मैं किसी को ऐसा करने नहीं दूंगा, पाइक बोला। पुलिस पहुंची तो लार्कन पाइक के बाजुओं में थी। समुद्र के किनारे ओशन एवेन्यू पर सुबह की सुनहरी धुंध थी। इसके लिए सुबह ही थी। 4 बज रहे थे। नीम अंधेरे में धुंध के अंदर इसकी कार नमूदार हुई, सफेद मोती जैसी ईस्टर्न मार्टिन कन्वर्टेबल। वो कार भागते हुए पाइक के करीब से गुजर गई, फिर घूमकर वापस आई और दूसरी जानिब से गुजर गई। पाइक भागता रहा। इस मरतबा उकुब से आई तो धीमी रफ्तार थी, गोया वो पाइक के साथ भाग रही हो। कार की छत उसने गिराई हुई थी। होठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। कोई दीवाना ही इस वक्त दौड़ने के लिए निकलेगा, वो बोली। कोई दीवानी ही इस वक्त ड्राइविंग के लिए निकलेगी, पाइक ने कहा। मैंने कॉल से मालूम किया था। तो मेरी कॉल्स रिटर्न नहीं कर रहे थे, उसने कहा। समझ नहीं आया वो क्या बोले। वो बोली, तुम दौड़ते हुए बात कर सकते हो? क्यों नहीं, पाइक बोला। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और मैं कॉल ना करूं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कॉल नहीं कर सकते। तुम जब चाहो कॉल कर सकते हो। हालांकि मैं समझ रही हूं कि तुम चाहते हो कि मैं कॉल ना करूं, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक चलूंगी, उसने कहा। ओके, पाइक बोला। इतनी खुशकी और साफगोई, थोड़ी अदाकारी कर सकते हो? उसे गुस्सा आ गया। तुम्हारे साथ अदाकारी नहीं कर सकता, पाइक बोला। मैं कॉल इसलिए नहीं करूंगी कि तुम ऐसा चाहते हो, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती। शायद तुम सोचते हो कि तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, या ये सोचते हो कि मैं कम उम्र हूं। ये भी शर्त लगा सकती हूँ कि तुम उमरा और रउसा को पसंद नहीं करते, उसने कहा। किसी मालदार को चुन लो, पाइक बोला, और लार्कन दोबारा मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट उसे बहुत पसंद आई। कोई देखे और मुस्कुरा के देखे, लेकिन दफतन उसकी मुस्कुराहट धुंधली होती चली गई। पाइक ने तकलीफ महसूस की। वो रुका, गाड़ी रुकी। पाइक ने उसकी आंखों में देखा। वो कह रही थी, पामालिए शौक का एहसास नहीं तुझको, क्यों नहीं करम आमादा, महरूमी ये कैफ व गम का भी पास नहीं तुझको। मुस्कुराओ, वो बेसाख्ता बोला। नहीं, लार्कन ने कहा। अदाकारी कर लो, पाइक बोला। तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, लार्कन बोली। पाइक ने बेसाख्ता अपना सर सहला दिया। वो बोली, तुम समझे मेरा मसला खत्म और ताल्लुक भी खत्म? ऐसा नहीं है। आई लव यू, बहुत बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लार्कन ने कहा। मुझे इल्म है, पाइक बोला। हत्ता कि कॉल भी नहीं करूंगी। इंजन आहिस्ता से गुर्राया और ईस्टर्न मार्टिन दूर होती चली गई। उसकी आवाज अजियतनाक इंसानी चीख की मानंद लग रही थी। वो ओझल हो गई। पाइक धुन को घूरता रहा। आई लव यू, उसने सरगोशी की। दिलदोज तरन्नुम के सिवा कुछ भी नहीं। दोस्त में कीमत पर कार तबस्सुम के सिवा कुछ भी नहीं। दिन हफ्तों में बदल गए। लार्कन ने इस दौरान कई बार फोन उठाया और वापस रख दिया। वो तो करेगा नहीं, उसने खुद से कहा, और मैं वादा कर चुकी हूं। 3 हफ्ते बाद लार्कन को एक लिफाफा मौसूल हुआ। भेजने वाला नामालूम था। लार्कन ने उलट पुलट कर लिफाफा देखा और एक तरफ डालकर फिर बिस्तर पर लेट गई। दफतन जहन में झमाका हुआ। लिफाफे पर घर का पता दुरुस्त लिखा था, लेकिन उसका नाम की जगह सिर्फ लार्कन लिखा था, जबकि उसे मौसूल होने वाली हर खत व किताबत पूरे नाम के साथ होती थी। लार्कन कॉर्नर बाकले। उसे झपटकर साइड टेबल से लिफाफा उठाकर चाक किया। अंदर से एक फोटो बरामद हुआ। वो पलक झपकाए बगैर फोटो को तक रही थी, फिर दोहरे तकिए पर नींद दराज हो गई। निगाह तस्वीर पर थी। वो पाइक की तस्वीर थी। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी सब्ज आंखों पर चश्मा भी नहीं था। वो आलम बेखबरी में खुद भी मुस्कुरा रही थी। नजरें ऊपर नीचे हो रही थीं। पाइक की मुस्कुराहट पर और ऊपर उसकी आंखों पर। दफतन वो खिलखिला के हंस पड़ी। उसके होंठों ने तस्वीर पर दस्तखत किए। तस्वीर दराज में रखी गई। एक बार तो फोन करूंगी, किसी और नंबर से, किसी और तरीके से। और हाँ, पत्थर दिल, तेरा शुक्रिया। मैं समझ गई। खत्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये नावल भी अपने इख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।